स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज 14 नवंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर अपने इस वीडियो में लोग चर्चा करेंगे जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से लिए गए हैं, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण, जैसे दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डीडी न्यूज, पीआईबी, एएनआई, साथ साथ आकाशवाणी के महत्वपूर्ण इनपुट्स यहां पर इस वीडियो में कवर किए जाते हैं। आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से देखा जाए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी पीसीएस हो, बीपीएससी हो, एल्टी ग्रेड परीक्षा हो, यूपीएसआई हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आज हम लोग कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो क्लास के अंतर्गत देखा जाए तो आपको करंट अफेयर तो मिलता ही मिलता है, साथ साथ एल्टी ग्रेड की परीक्षाएं बहुत नजदीक हैं। बीपीएससी के लिए देखा जाए तो आए दिन प्रतिदिन मैं देखता हूं कमेंट बॉक्स में बहुत से बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर बिहार दरोगा के लिए कुछ स्टार्ट करिए, बिहार दरोगा के लिए कुछ स्टार्ट करिए। तो देखा जाए हम लोग रिवीजन करवाना स्टार्ट करते हैं। आपके जो जीएस का स्टैटिक पोर्शन है, जो जहां से सवाल पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है आपकी परीक्षाओं में, उनको भी हम लोग यहाँ पर कुछ पॉइंट्स इंक्लूड करेंगे और इवन प्रयास करेंगे कि अलग से एक वीडियो सीरीज फिर से स्टार्ट की जाए जिसमें आपके यूपीपीसीएस की जो एल्टी ग्रेड परीक्षा है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिले, साथ ही साथ बिहार दरोगा के लिए भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको वहां पर मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखा जाए 14 नवंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर विद डेली एमसीक्यू टेस्ट। एमसीक्यू टेस्ट आपको ऐप पर ऑनलाइन मिल जाता है, आप जाके ऐप पर ऑनलाइन टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहां पर देखा जाए ये पूरा करंट अफेयर जो हम लोग यहाँ पर डेली क्लास करते हैं उसको एज अ मासिक पैकेज डिजाइन करके रखा गया है। इस मासिक पैकेज में आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं, डेली आपको वीडियो क्लास मिल जाता है, प्रतिदिन क्लास पीपीटी और क्लास पीडीएफ मिल जाती है, डेली 10 एमसीक्यू का ऑनलाइन टेस्ट मिलता है, मासिक कंप्लीट पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाता है, ये दोनों भाषाओं में, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। पूरा कंटेंट हमारा बाइलिंगुअल है। साथ ही साथ महीने के अंत में देखा जाए तो बेस्ट 100 एमसीक्यू का ऑनलाइन टेस्ट भी होता है। ठीक है, और यहाँ पर बिहार और यूपी स्पेशल की जो मासिक पीडीएफ है वो भी आपको प्रोवाइड की जाती है। इस संडे को आपको यूपी स्पेशल और बिहार स्पेशल दोनों की वीडियोस आपको मिल जाएंगी और उसका पीडीएफ भी मंगलवार तक शेयर कर दिया जाएगा। ये पूरा मासिक पैकेज देखा जाए आप 25 रुपए में ज्वाइन कर सकते हैं। ये 25 रुपए भी आपको पे करने की आवश्यकता नहीं होती है। जो हमारे एप्लीकेशन पर, यानी कि इस वीडियो के पिन कमेंट में आप जाएंगे तो वहां से सीधे जब आप क्लिक करेंगे तो वेबसाइट पर चले जाएंगे, अन्यथा आप हमारे ऐप पर डायरेक्ट आप ऐप का एक्सेस आपको मिल जाएगा वहां से। ठीक है, और वहां पर जब आप ज्वाइन का ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ज्वाइन नाउ पे जब क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आता है वहां पर कॉइन लगाने का, कॉइन अप्लाई करने का, उसे अप्लाई कर देना कॉइन। जो हमारी किताबें होती हैं, किताबों के आगे क्यूआर कोड लगा होता है, उसमें लिखा रहता है ना 50 रुपए कैशबैक पाए, तो वो जो 50 रुपए कैशबैक पाने का ऑप्शन होता है जब आप उसको फोन से स्कैन किए रहते हैं तो ये एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, जैसे ही कॉइन एप्लीकेबल आप करेंगे फिर उसके बाद में कॉइन उसको आप ज्वाइन कर सकते हो और ये मूल्य घटकर 25 रुपए से 18 रुपए 75 पैसे हो जाते हैं। और इस प्रकार देखा जाए घटना चक्र का करंट अफेयर सबसे अफोर्डेबल और यूट्यूब पर सबसे सस्ता मासिक पैकेज आपको प्रोवाइड करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने करंट अफेयर, डेली न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर और सबसे तीव्रतम करंट अफेयर। ठीक है, चलिए भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव 2025 कोलंबो में उद्घाटित किया गया है। चर्चा करते हैं यहाँ पर क्या पॉइंट्स है। सप्ताह भर चलने वाला भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव 2025 कोलंबो विश्वविद्यालय में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा और श्रीलंका के उप शिक्षा मंत्री डॉक्टर मधुर सेनविरथना, ठीक है, मधुरा सेनविरथना के द्वारा उद्घाटित किया गया है। आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जा रहा है, तो ये श्रीलंका में किया जा रहा है, कोलंबो में इसका उद्घाटन किया गया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है और ये ऐसे सवाल आपके पीवाईक्यू में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, पीवाईक्यू में ये सवाल पूछा जा चुका है। चलिए यहां पर देखा जाए यह महोत्सव स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र, श्रीलंका के शिक्षा मंत्रालय, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और इंडिया श्रीलंका फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है ये आप देख सकते हैं, कि किसके तत्वाधान में इसका आयोजन हो रहा है। स्वामी विवेकानंद संस्कृति केंद्र जरूर आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। यह आयोजन संस्कृत के ज्ञान, सद्भाव, साझा विरासत और शाश्वत प्रतीक मानते हुए मनाया जा रहा है। चर्चा करें तो कार्यक्रम में कार्यशालाएं, व्याख्यान, संस्कृति की प्रस्तुतियां शामिल होंगी जो भारत श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूती प्रदान करेंगी। चलिए अगली खबर पर आते हैं। क्या है महत्वपूर्ण खबर, कैबिनेट ने निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना को मंजूरी दी है। ठीक है, क्रेडिट गारंटी योजना जो है इसको मंजूरी दे दी है कैबिनेट ने। चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना को मंजूरी प्रदान की है, जिसके तहत होगा क्या कि नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, ठीक है, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड 100% क्रेडिट गारंटी प्रदान की जाएगी। ठीक है, 100% क्रेडिट गारंटी इसके तहत प्रदान की जाएगी। चर्चा कर ले इस योजना के तहत होगा क्या। इस योजना के तहत सदस्य ऋण संस्थान पात्र निर्यातकों, जिसमें एमएसएमईज भी शामिल है, 20,000 करोड़ तक का बिना संपार्श्विक क्रेडिट उपलब्ध कराएंगे।
ठीक, संपार्श्विक क्रेडिट उपलब्ध कराएंगे। यह योजना तरलता बढ़ाने, नए बाजारों में विविधता लाने, साथ ही साथ भारतीय निर्यातकों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने के उद्देश्य से लाया गया है। और भारतीय जो भारतीय निर्यातक हैं उनको वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए मजबूत भी किया जाएगा, उनको तैयार भी किया जाएगा इस योजना के तहत। यहां पर देखा जाए इसे वित्तीय सेवा विभाग द्वारा लागू किया जाएगा, जिसका संचालन डीएफएस सचिव की अध्यक्षता वाली प्रबंधन समिति द्वारा की जाएगी। ठीक है, चलिए अगली खबर पर चर्चा करते हैं। शेफाली वर्मा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहां पर देखा जाए शेफाली वर्मा एक्स फैक्टर साबित हुई थी जो वर्ल्ड कप हो रहा था उसमें। यहां पर चर्चा कर लेते हैं, देखते हैं क्या पॉइंट्स है। भारतीय क्रिकेटर शेफाली वर्मा को हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हरियाणा राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, तो उनका नाम है शेफाली वर्मा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित सवाल पूछा जा चुका है। जैसे हिमा दास से संबंधित सवाल ब्रांड एम्बेसडर से बीएसएनएल के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर आई थिंक बनाया गया था। 2018 यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का आप पेपर उठाकर देखेंगे, 2018 यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का पेपर आप उठाकर देखिए, वहां पर हिमा दास से संबंधित सवाल पूछा गया था। ठीक है, और हरियाणा में देखा जाए तो लिंगानुपात जो 2011 की जनगणना हुई थी उसमें लिंगानुपात हरियाणा की सबसे कम थी। और उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है कि राज्य महिला आयोग के द्वारा जो हरियाणा में ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया, शेफाली वर्मा को बनाया गया है। अब आते हैं पॉइंट्स पर, क्या है पॉइंट। यहां पर देखा जाए ये सम्मान उन्हें भारत के वर्ल्ड कप जीत में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए मिला हुआ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा उनके आवास पर जाकर उनको एक शॉल, 1.5 करोड़ रुपए का चेक और ग्रेड ए स्पोर्ट ग्रेडेशन का प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया है। शेफाली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ फाइनल में 87 रन बनाकर 2 विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया था। उन्हें युवाओं को प्रेरित करने और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में सराहा भी गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ फाइनल मैच हुआ था उसमें इन्होंने 2 विकेट भी लिया था और 87 रन नहीं बनाए थे। ठीक है, हालांकि ये बॉलर नहीं है प्रोफेशनल बॉलर, लेकिन उसके बाद भी देखा जाए पार्ट टाइम बॉलर के तौर पर ये उतरी थी उस टाइम और बहुत अहम समय में इन्होंने 2 विकेट लिया था। चलिए आगे चलते हैं। मानवीय कार्यों के लिए बॉलीवुड गायिका है पलक मुच्छल। ठीक है, पलक मुच्छल को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से इनको सम्मानित किया गया है। चर्चा करते हैं क्या पॉइंट है, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। बॉलीवुड गायिका है पलक मुच्छल, इनको अपनी पलक पलाश चैरिटेबिलिटी फाउंडेशन, यहां पर देखें पलक पलाश चैरिटेबल फाउंडेशन, इनकी एक फाउंडेशन है। इसके माध्यम से इन्होंने किया क्या है कि 3800 से अधिक गरीब बच्चों के हृदय सर्जरी का खर्चा उठाने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। इन्होंने, इनका जो चैरिटेबल फाउंडेशन है, ये चैरिटेबल फाउंडेशन 3800 से अधिक जो गरीब बच्चे हैं उनकी जो हार्ट सर्जरी होती है उस हार्ट सर्जरी का खर्चा उठाया है। ठीक है, और इसी वजह से देखा जाए इनको मानवीय कार्यों के लिए पलक मुच्छल को, इनकी जो फाउंडेशन है चैरिटेबल फाउंडेशन पलक पलाश चैरिटेबल फाउंडेशन, उसके लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इनका नाम दर्ज किया गया है। यहां पर देखा जाए उनका यह मिशन बचपन से ही शुरू हुआ था जब उन्होंने जरूरतमंद बच्चों को देखकर मदद करने का संकल्प लिया था। ठीक है, यहां पर चर्चा करते हैं पॉइंट्स क्या है आगे। इसके बाद पलक ने मंचीय कार्यक्रमों के माध्यम से धन जुटाकर हृदय रोग से पीड़ित बच्चों की सर्जरी करवाई। यानी कि जो ये गायिका है, ठीक है, पलक मुच्छल, इनके द्वारा जो भी सॉन्ग गाए हैं या जो भी परफॉर्मेंस की है, कोई भी स्टेज परफॉर्मेंस की है, उससे जो पैसे मिलते थे, जो धन जुटाए जाते थे, उनसे इन्होंने हृदय रोग से पीड़ित बच्चों की सर्जरी करवाने का कार्य किया है। और इसी मानवीय कार्य से देखा जाए बहुत जाना माना नाम इनका हो जाता है फिर। ठीक है, बहुत अच्छा काम ये कर रही है। चलिए देखा जाए, परिवार और पति संगीतकार मिथुन के सहयोग से उन्होंने मानवीय कार्य अपने संगीत करियर के साथ जारी रखा। उनकी संस्था पारदर्शिता, समय पर सहायता सुनिश्चित करती है। पलक ने कारगिल शहीदों के परिवारों और गुजरात भूकंप पीड़ितों की मदद में भी योगदान दिया था। ठीक है, और इसी वजह से देखा जाए तो इनका नाम सम्मिलित किया गया है। आगे चर्चा कर लेते हैं आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर 2025 के बारे में चर्चा करते हैं। मैं आपको हर महीने आईसीसी के जो प्लेयर ऑफ द मंथ होते हैं उनको बताता हूं। एक पॉइंट और भी आपको बताता हूं कि हर महीने डिक्लेयर किया जाता है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। पहले होता क्या था कि आईसीसी के द्वारा जब इतने टूर्नामेंट नहीं होते थे, जैसे अब T20 वगैरह स्टार्ट हो गए तो फिर बहुत से टूर्नामेंट लगातार चलते रहते, कोई ना कोई टूर्नामेंट चलता ही रहता है। ठीक है, उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो बेस्ट परफॉर्मेंस और बेस्ट परफॉर्मर जो खिलाड़ी होते हैं उनको सम्मानित करने के उद्देश्य से आईसीसी के द्वारा जो प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब दिया जाता है, यानी कि पूरे साल परफॉर्मेंस देखी जाती थी, उसके बाद प्लेयर ऑफ द ईयर डिसाइड किया जाता था कि कौन प्लेयर ऑफ द ईयर होगा। तो अब क्या किया गया, आईसीसी के द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ डिसाइड करना स्टार्ट किया गया कि कौन प्लेयर ऑफ द मंथ बनेगा बेस्ट परफॉर्मेंस के कारण से।
ठीक है, और उसी उद्देश्य से देखा जाए स्टार्ट किया गया था। और अक्टूबर महीने का देखा जाए कौन बना है, यहाँ पर चर्चा करते हैं। अक्टूबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की घोषणा हो गई है और इस बार दोनों श्रेणियों में दक्षिण अफ्रीका ने बाजी मारी है, यानी कि पुरुष और महिला दोनों कैटेगरी में देखा जाए तो खिलाड़ी कहाँ के हैं, साउथ अफ्रीका के ही हैं। चर्चा कर लेते हैं। ऑलराउंडर है सेनुरन मुथुसामी, जो सेनुरन मुथुसामी है, इन्होंने पुरुष वर्ग में, तथा महिला टीम की कप्तान लॉरा वॉलवार्ट, ठीक है, लॉरा वॉलवाइट, ये जो लॉरा वॉलवाइट है, इनको देखा जाए जब फाइनल मैच हो रहा था ना, तो अमनजीत कौर ने इनका विकेट लिया था, अमनजीत कौर ने इनका विकेट लिया था। और लोग कह भी ये रहे थे कि अगर कप्तान खड़ी होती साउथ अफ्रीका की अंत तक, सोचिए 8वां विकेट गिरा था इनका, 7वां या 8वां विकेट गिरा था, अगर ये अंत तक खड़ी रहती 101 रन बना चुकी थी, शायद 94 या 95 बॉलों पे 101 रन बना चुकी थी। लास्ट टाइम में अमनजीत कौर ने इनका कैच लिया था, कैच वो ना लिया होता तो आज किस्सा कुछ और होता, ठीक है। और इसी परफॉर्मेंस की वजह से देखा जाए, बेस्ट परफॉर्मेंस देने की वजह से अक्टूबर महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ इनको चुना गया है, ठीक। तो दोनों खिलाड़ी कहाँ के हैं, दक्षिण अफ्रीका के हैं। चलिए आगे चलते हैं। भारत ने पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप पेश किया है, ठीक है, भारत के द्वारा पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप पेश किया गया है। चर्चा करते हैं क्या पॉइंट्स है, देखते हैं यहाँ पर। भारत ने वैज्ञानिक नवाचार के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है और देश का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप, ठीक है, क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे के पी क्वेस्ट समूह के द्वारा विकसित किया गया है। आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो आईआईटी बॉम्बे के द्वारा विकसित किया गया है। यहां पर चर्चा करें, इसे इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव के द्वारा लॉन्च किया गया था। यह अत्याधुनिक उपकरण न्यूरो साइंस, मटेरियल साइंस और सेमीकंडक्टर डायग्नोस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला है, ठीक है, इस वजह से महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे चलते हैं। कुंचला कैवल्य रेड्डी, कुंचला कैवल्य रेड्डी बहुत महत्वपूर्ण नाम हो जाता है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। एग्जाम में आपसे डायरेक्टली सवाल पूछा जा सकता है, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो प्रमुख व्यक्तित्व तो आप पढ़ते हैं ना, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज में नाम पढ़ते हैं, तो इनका नाम कुंचला कैवल्य रेड्डी का नाम याद रखिएगा। आगे 1 साल तक आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण नाम होने वाला है। 17 वर्षीय आंध्र प्रदेश की कुंचला कैवल्य रेड्डी को अमेरिका के टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा संचालित एक विशेष अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चुना गया है, ठीक है, याद रखना। टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा संचालित विशेष अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चुनी जाने वाली कुंचला कैवल्य रेड्डी एकमात्र भारतीय है, ठीक है। 17 वर्ष की आयु है, आंध्र प्रदेश से इनका संबंध है। यहां पर देखते हैं, दुनिया भर के हजारों आवेदकों में से चयनित 36 देशों के 150 छात्रों में वह एकमात्र भारतीय होंगी। यहाँ पर 36 कंट्रीज से 150 छात्र चुने गए, उनमें से एकमात्र भारतीय कुंचला कैवल्य रेड्डी ही है। चर्चा करते हैं, यह कार्यक्रम जो टाइटन्स स्पेस कार्यक्रम है, ये अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम है, यहां पर देखा जाए तो यह कार्यक्रम 4 साल यानी कि 2026 से 2029 तक फ्लोरिडा में चलेगा। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक करने के बाद उन्हें 2029 में अंतरिक्ष मिशन में शामिल होने का अवसर भी मिल सकता है, यानी कि 2029 में जो कुंचला कैवल्य रेड्डी है वो अंतरिक्ष मिशन पर भी भेजी जा सकती है, उनका जो परीक्षण है वो सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद, ठीक है। चलिए, सबसे कम उम्र की जूनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप विजेता के बारे में चर्चा करते हैं। कौन बनी है सबसे कम उम्र की जूनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियन, यहां पर चर्चा करें। देखा जाए जो चेन्नई में हुए जूनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप अंडर 19 में अनिका दुबे ने खिताब जीता है। किसने जीता है, अनिका दुबे ने खिताब जीता है। 15 साल की अनिका अब तक सबसे युवा यानी कि अंडर 19 नेशनल विजेता बनी है, वो कक्षा 10 की छात्रा है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। अगली खबर क्या है, यहाँ पर रॉ चीफ के बारे में खबर है, पराग जैन से संबंधित। रॉ चीफ को सिक्योरिटी सेक्रेटरी का भी प्रभार दे दिया गया है, ठीक है। जो रॉ चीफ है पराग जैन, उनको सिक्योरिटी सेक्रेटरी बनाया गया है, ठीक है। चर्चा करते हैं। खुफिया एजेंसी रॉ के प्रमुख पराग जैन को कैबिनेट सचिवालय में सिक्योरिटी सेक्रेटरी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। यह जिम्मेदारी उन्हें तत्काल प्रभाव से सौंपी गई है। यह किसी नियमित नियुक्ति या अगले आदेश तक जारी रहेगी, यानी कि जो नियमित नियुक्तियां होती हैं, अभी इस पद पर यानी कि सिक्योरिटी सेक्रेटरी पद खाली था और पराग जैन को यह पद दे दिया गया है, तत्काल इनकी नियुक्ति की गई है। नियुक्ति के पीछे कारण यही है, जो दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ आप जानते ही हैं, उसके बाद से देखा जाए जो सिक्योरिटी सचिव का पद था वो खाली था, तत्काल प्रभाव से इनको दे दिया गया है। जो पराग है, ठीक है, पराग जैन, ये पंजाब कैडर के 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और 1 जुलाई को 2 साल के लिए रॉ चीफ का पदभार संभाला था इन्होंने। रॉ, ठीक है, रॉ का फुल फॉर्म रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। चलिए आगे चर्चा करते हैं ओपन एआई के बारे में। ओपन एआई ने दिल्ली में खोला भारत का पहला ऑफिस, ठीक है। भारत में पहला ऑफिस कहां पर स्थापित किया है ओपन एआई ने, दिल्ली में स्थापित किया है। चर्चा कर लेते हैं। एआई कंपनी है ओपन एआई, जिसका आप
चैट जीपीटी यूज करते हैं। चैट जीपीटी की पेरेंट कंपनी कौन सी है? ठीक है, चैट जीपीटी की पेरेंट कंपनी है ओपन एआई, और इसने अपना पहला जो कार्यालय खोला है, ऑफिस खोला है, कहां पर खोला है? दिल्ली में खोला है। ये पॉइंट याद रखिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे टेस्ला कंपनी थी, एलन मस्क की टेस्ला कंपनी, उसने अपना पहला शोरूम कहां पर खोला था? पहला शोरूम मुंबई में खोला और दूसरा शोरूम दिल्ली में खोला था। उसी प्रकार से ओपन एआई ने अपना पहला ऑफिस कहां पर खोला है? दिल्ली में खोला है। ये पॉइंट याद रखना है आपको, ठीक है। ये कंपनी भारत की पहला, मतलब यह कंपनी का भारत में पहला ऑफिस होगा। ओपन एआई ने इस साल अगस्त में भारत में ऑफिस खोलने की घोषणा की थी, और कंपनी ने अपने ऑफिस के लिए दिल्ली के नरोजी नगर स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 4200 वर्ग फुट का स्पेस भी लिया था, ठीक है। और यहां पर 50 सीटर ऑफिस भी खोला गया है ओपन एआई के द्वारा भारत में। चलिए आगे चर्चा करते हैं। एक महत्वपूर्ण खबर है, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है, और साथ ही साथ इसको आप मेंस में मेंशन कर सकते हैं। जिस प्रकार से एआई का यूज हो रहा है, तो उस एआई के यूज में निबंध आता है आपके परीक्षा में, एआई से संबंधित चुनौतियां, एआई की जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों से, तो उसमें आप इसको मेंशन कर सकते हैं। केस स्टडी की तरह इसको आप ले सकते हैं, इसको केस स्टडी की तरह दिखिएगा। न्यूज़पेपर में आया हुआ था, दैनिक भास्कर की खबर है। आइए चर्चा करते हैं क्या है खबर। यहां पर देखा जाए, जेमिनी के जरिए लोगों का निजी डेटा चुरा रहा है गूगल, ठीक है। लोगों का निजी डाटा चुरा रहा है गूगल। केस स्टडी की तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। आप में से बहुत लोग होंगे अभी इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, ट्विटर पे, हर जगह एक रील वायरल हो रही थी, जिसमें एक मतलब जो आप वर्तमान में हैं, फिर एक छोटे से बच्चे की, मतलब 2 साल का, फिर वो सवाल पूछता है खुश हो, फिर बड़ा वाला बताता है नहीं खुश नहीं है, फिर ऐसा वैसा जो, तो ये सारी चीजें आप चल रही हैं। लोग अपने साथ तरह तरह की इमेज बनाते हैं, कुछ ड्रेस पहने हुए हैं, फिर गूगल पे डाल दिया कि ऐसे ड्रेस में हमारी फोटो बनाओ, जेमिनी पे डाल दिया, वो बना देता है। लेकिन वो बना देता है, बनाने के साथ साथ वो आपका पर्सनल डाटा चोरी कर रहा है, ठीक है। और जब लोग कहते हैं कि आपका पर्सनल डाटा चोरी कर रहा है, तो लोग सोचते हैं क्या ही चोरी कर लेगा, क्या ही चोरी कर लेगा। देख लीजिए क्या चोरी कर रहा है। यहां पर देखा जाए तो गूगल पर जेमिनी एआई के यूजर्स की निजी बातचीत ट्रैक करने का आरोप लगा है, ठीक है। जो आप निजी बातचीत करते हैं, उस निजी बातचीत को ट्रैक करने का आरोप लगा है। और ये कंपनियां करती क्या है, जो आपकी बातें ट्रैक करती हैं, जैसे मान लीजिए कि आप फेसबुक यूज कर रहे हैं, या आप गूगल क्रोम यूज कर रहे हैं, या इंस्टाग्राम आप यूज कर रहे हैं, तो होगा क्या, जैसे चश्मा आपको खरीदना है, आप किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी से आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं कि उनको चश्मा खरीदना है, फोन आपका जेब में रखा हुआ है, डाटा ऑन है, तो जैसे ही आप चश्मे की बात कर रहे हैं कि किस फास्ट ट्रैक का चश्मा ले, या इसका चश्मा ले, या उसका चश्मा ले, रेबन का ले, कौन सा चश्मा लेना चाहिए मुझे, आप लिटरली विश्वास नहीं करेंगे, 5-10 मिनट बाद आप अपना फोन ऑन करेंगे, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करेंगे या क्रोम खोलेंगे, तो ऐड आना स्टार्ट हो जाएगा तुरंत चश्मे का, फास्ट ट्रैक का। आप गाड़ी के बारे में सोचें, अपने दोस्त से बात करें कि मुझे गाड़ी लेनी है, कार खरीदनी है, 10 मिनट भी नहीं बीतेगा, आपको तुरंत ऐड आना स्टार्ट हो जाएगा, कार के ऐड, और एक से एक कार के ऐड फीचर्स दिखाने शुरू कर देंगे, ये फीचर है, ऐसा फीचर है, वैसा फीचर है। तो ये सारी चीजें, इससे पता क्या चलता है, इससे पता ये चलता है कि आपका फोन आपकी सारी चीजें सुन रहा है। जो चीजें आप बातें कर रहे हैं, पर्सनल बातें जो आपकी हैं, पर्सनल बातों को ट्रैक किया जा रहा है, और उनको यूज भी किया जा रहा है। वो आपका पर्सनल डाटा ले भी रहा है, स्टोर भी कर रहा है अपने हिसाब से, ठीक है। तो इसी वजह से जब भी आपको, एक सलाह भी है कि जब भी आपकी डाटा की जरूरत ना हो, तो आप अपना डाटा ऑफ रखा करें। फोन यूज करेगा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं 24 आवर उनका डाटा ऑन ही रहता है, ऐसा ना किया करें। जब भी आपको यूज हो तो डाटा ऑन करें, फिर जैसे यूज खत्म हो जाए डाटा ऑफ करके फोन को रख लिया करें, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है खबर। गूगल पर जेमिनी एआई के यूजर्स की निजी बातचीत ट्रैक करने का आरोप लगाया। यह आरोप एक सामूहिक क्लास एक्शन मुकदमे में लगाया गया है, ठीक है। देखा जाए तो सैन जोस में संघीय अदालत में दायर मुकदमे के मुताबिक गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक ने अक्टूबर में जीमेल, चैट और मीट ऐप के लिए जेमिनी एआई चुपके से चालू कर दिया था, ठीक है। जीमेल, चैट और मीट ऐप, जो मीट ऐप होता है ना, जूम मीट ऐप, उसके लिए जो जेमिनी एआई है, इसको चुपके से चालू कर दिया था। इससे लाखों यूजर्स का निजी डाटा और बातचीत बिना जानकारी की अनुमति के इकट्ठा हो गया उसके पास, ठीक है। मुकदमे में गूगल पर कैलिफोर्निया इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी एक्ट 1967 के उल्लंघन का आरोप लगा। इस पॉइंट को आप मेंशन कर सकते हैं अपने निबंध में भी, ये जो गूगल के ऊपर आरोप लगा है, ठीक है, तो कैलिफोर्निया इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी एक्ट 1967, इस पॉइंट को आप अपने निबंध में अगर जो लिख देते हैं ना, या एआई से संबंधित चुनौती से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे आप मेंशन कर देते हैं, तो आपका आंसर बाकियों के आंसर से अलग हो जाएगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कैलिफोर्निया इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी एक्ट है क्या, ठीक है।
तो यहां पर देखा जाए गूगल के ऊपर इसी कैलिफोर्निया इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी एक्ट के उल्लंघन का आरोप लगा है। यह कानून किसी की निजी बातचीत को बिना उसकी सहमति के रिकॉर्ड करने से रोक लगाता है। ये अंतरराष्ट्रीय कानून भी है, अंतरराष्ट्रीय कानून भी है, इसकी इस वजह से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कैलिफोर्निया इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी एक्ट। ठीक है, तो इसको आप मेंशन कर सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। जो कोवलम सी बीच है इसके बारे में चर्चा करते हैं। कोवलम सी बीच 5वीं बार ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इसको मिला है। ठीक है, जो कोवलम सी बीच है 5वीं बार इसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। आइए चर्चा करते हैं। चेन्नई के पास कोवलम समुद्र तट पर लगातार, जो कोवलम समुद्र तट है इसको लगातार 5वीं बार ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मतलब जो प्रमाणन है उस प्रदान किया गया है। और यह प्रमाणन 2025-26 के लिए प्रदान किया गया है। यह दर्शाता है यह समुद्र तट पर्यावरण अनुकूल, सुरक्षित, सुलभ मानकों को पूरा करता है। चर्चा करें यहां पर तो जो ब्लू फ्लैग प्रमाणन है, ब्लू फ्लैग प्रमाणन के बारे में चर्चा करते हैं। कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं, ये कब दिया जाता है और किसके द्वारा दिया जाता है। तो यहां पर एक संस्था है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन। ठीक है, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन FEE, इसी संस्था के द्वारा ब्लू फ्लैग प्रमाणन हर साल प्रदान किया जाता है। बहुत सी जो बीच होते हैं उनको प्रदान किया जाता है, डेनमार्क के द्वारा प्रदान किया जाता है। डेनमार्क की संस्था है उसके द्वारा दिया जाता है। यहां पर चर्चा करें तो एक अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त इको लेवल है जो 33 कड़े मानदंडों पर आधारित है, जिसमें जल की गुणवत्ता, पर्यावरण, शिक्षा और सुरक्षा सम्मिलित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तिब्बत में मिला सबसे पुराना अंगूर का पौधा। ठीक है, सबसे पुराना अंगूर का पौधा, आइए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम भी दर्ज किया गया है। तिब्बत के पहाड़ों में एक जंगली अंगूर का पौधा मिला है। इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया का सबसे पुराना पौधा घोषित किया गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी आयु कितनी है? 416 साल है। ठीक है, 416 साल। एग्जाम में पूछेगा क्या? एग्जाम में पूछेगा यही कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज दुनिया का सबसे पुराना पौधा कहां से प्राप्त हुआ है, तो यह तिब्बत के पहाड़ों से प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए देखा जाए तो यह पौधा जोगांग काउंटी के जुबोवा गांव में मिला है। इसे चैंगदू शहर में पुराने और दुर्लभ पेड़ों की खोज के दौरान पाया गया है। चीन के दक्षिण पश्चिम वन विभाग विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने लकड़ी के छल्ले के आधार का अध्ययन करके इसकी उम्र तय की है और यह पौधा करीब 26 फीट ऊंचा भी है। ठीक है, तो ये हो जाता है महत्वपूर्ण खबर आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। आज हमने बहुत सी चीजों को जाना, बहुत सी चीजों को सीखा और बहुत से कीवर्ड्स भी जाने जो उनका उपयोग आप अपने एग्जाम में, अपने मुख्य परीक्षा में भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ प्रश्न है, इनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जो कोवलम सी बीच है जिसे 5वीं बार ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया है, किस राज्य में अवस्थित है? ठीक है, कौन से राज्य में अवस्थित है? केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में या आंध्र प्रदेश में? दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में ओपन AI के द्वारा किस भारतीय शहर में अपना पहला कार्यालय खोला गया है? लखनऊ में, मुंबई में, हैदराबाद में या दिल्ली में? क्वेश्चन नंबर 3 है ICC द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर बनी लॉरा वॉलवार्ड जो है ये किस देश से संबंधित है? इनका संबंध किस देश से, किस देश के खिलाड़ी है? दक्षिण अफ्रीका की है, ऑस्ट्रेलिया की है, न्यूजीलैंड की है या इंग्लैंड की है? ठीक है, तो यहां तक हमने देखा जो आज के करंट अफेयर थे। और अब करंट अफेयर के बाद देखा जाए आपकी जो बिहार दरोगा है, ठीक है, बिहार दरोगा, साथ ही साथ जो आपकी LT ग्रेड परीक्षा है, ठीक है, LT ग्रेड परीक्षा, JIC, UPPCS, BPSC, साथ ही साथ KVS की वैकेंसी आ चुकी है। आप जानते ही हैं KVS की वैकेंसी आ चुकी है। इन सभी के लिए देखा जाए तो जो GS का पोर्शन पूछा जाता है, GS आता है आपकी परीक्षाओं में। ठीक है, बिहार दरोगा में तो खासकर पूरा GS ही पूछा जाता है। LT ग्रेड में 30 नंबर का GS आता है। JIC, UPPCS, BPSC, GS की भरमार होती है इन सब पे। उन सब के लिए देखा जाए तो आज हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा कुछ रिवाइज करते हैं और आगे भी ऐसी क्लासेस आती रहेंगी। प्राचीन इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, उन तथ्यों को देखते हैं। कुछ हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे नगरों के बारे में बताया गया। एग्जाम में डायरेक्टली सुमेलित करने के लिए सवाल आपकी परीक्षाओं में यहाँ से पूछ सकते हैं। जैसे एक तरफ पूरा लिस्ट दे रखा है, नाम दे रखा है, दूसरी तरफ नदियों का नाम बताया गया है। ठीक है, तो हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे अवस्थित है? रावी नदी के किनारे अवस्थित है। उसी प्रकार रोपड़ देखा जाए किस नदी के किनारे अवस्थित है? ये सतलज नदी के किनारे अवस्थित है। सवाल इस यहाँ से किस प्रकार से पूछा जा सकता है? सवाल यहाँ से आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है। 4 कथन दे देगा, ठीक है, यहाँ पर 4 पॉइंट दे देगा, बोलेगा निम्नलिखित कथनों में कौन सा विकल्प सही नहीं है। 3 को सही सुमेलित कर देगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, 3 दे देगा यहाँ पर, जैसे हड़प्पा दे दिया, हड़प्पा के सामने रावी लिख दिया। ठीक, फिर रोपड़ के सामने सतलज लिख दिया, लोथल के सामने भोगवा लिख दिया, फिर रंगपुर के सामने भादर लिख दिया।
मतलब रंगपुर के सामने शादी कौर लिख दिया और पूछेगा उपयुक्त में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा तो सही हो जाएगा, चौथा है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो रंगपुर है वो शादी कौर के नहीं भादर नदी के किनारे अवस्थित है। इसी प्रकार से सवाल आपकी परीक्षा में डायरेक्टली पूछ सकता है कि रंगपुर किस नदी किनारे अवस्थित है, जैसा कि एलटी ग्रेड और जीआईसी में डायरेक्टली सवाल आपकी परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। ठीक, सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि सुतका कोह किस नदी किनारे अवस्थित है, रंगपुर किस नदी किनारे अवस्थित है। 4 ऑप्शन रहेगा, उनमें से एक आपको चुनना रहेगा, या तो सूची 1 को सूची बी से सुमेलित करने के लिए सवाल आ जाते हैं आपकी परीक्षा में। तो यहां से सवाल जो आते हैं उनको मैंने बता दिया किस टाइप के सवाल यहां से पूछे जाते हैं। 3-4 प्रकार हैं, उन्हीं 3-4 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। पहला डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, दूसरा कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये 3 प्रकार हो गए, और चौथा प्रकार हो गया कि सूची 1 को सूची बी से सुमेलित करिए। ठीक है, तो सूची 1 को सूची बी से आपको सुमेलित करना होगा। और एक 5वां प्रकार मतलब अन्य प्रकार जो आया है, आयोग के द्वारा इजाद किया गया है, वो ये है कि कितने जोड़े सही सुमेलित है। ठीक है, 4 पॉइंट लिखे रहेंगे, उन 4 पॉइंट्स में से हो सकता है 2 जोड़े सही सुमेलित हो सकता है 1 ही जोड़ा सही सुमेलित हो। तो वहां पर उस चीज के लिए भी आपको इस लिस्ट को तैयार करना होगा, और पूरा लिस्टिंग के माध्यम से ही पूरा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, लोथल भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, सुतका कोह किस नदी किनारे, शादी कौर के किनारे अवस्थित है। रंगपुर जो पड़ता है ये भादर या मादर नदी के किनारे पड़ता है। कुड़ाल स्थल जो है हड़प्पा कालीन सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित है। बनावली किस नदी किनारे अवस्थित है, सरस्वती के किनारे अवस्थित है। भगवानपुरा ये किस नदी किनारे अवस्थित है, सरस्वती के। आमरी सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। उसी प्रकार जो मोहनजोदाड़ो है, ठीक है, मोहनजोदाड़ो ये किस नदी किनारे अवस्थित है, सिंधु के। कालीबंगा घग्गर ये सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित है। सुतका गेंडोर दास नदी के किनारे अवस्थित है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे अवस्थित है। जो कोटदीजी है ये सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। चंदुड़ो सिंधु के किनारे अवस्थित है। मांडा चिनाब नदी के किनारे अवस्थित है। दाइमाबाद प्रवरा नदी के किनारे अवस्थित है। राखीगढ़ी देखा जाए तो घग्गर या सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, और आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा, सवाल ये है कि जो हड़प्पा कालीन स्थल है, ठीक है, हड़प्पा कालीन स्थल सबसे जो उत्तरी स्थल है, दक्षिणी स्थल है, फिर उसके बाद जो पूर्वी स्थल है और पश्चिमी स्थल है, इनके नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। हड़प्पा कालीन जो स्थल है सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है, सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, दक्षिणी स्थल कौन सा है, ये चारों नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। आगे देखें, कुछ पुराणों से संबंधित राजवंश है। कौन कौन से राजवंश है, ये सवाल आपकी परीक्षा पीवाईक्यू में यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है, यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है। और मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो खासकर एलटी ग्रेड परीक्षा देने जा रहे हैं, एलटी ग्रेड और जीआईसी देने जा रहे हैं, उनके लिए मैं एक सलाह भी दूंगा कि आप यूपी पीसीएस का जो पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू है, उस पीवाईक्यू को अच्छे से रट लीजिए, अच्छे से एक बार देख लीजिए। जीएस का जो 30 नंबर का सवाल आता है, उस 30 नंबर में आप 25 से 26 नंबर आपके सही हो जाएंगे। आप पीवाईक्यू देख के जाइए जरूर से। ठीक है, विष्णु पुराण का संबंध किससे, मौर्य वंश से है। मत्स्य पुराण का संबंध आंध्र सतवाहन वंश और शुंग वंश से है। वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। ठीक है, तो ये तीनों पुराणों के बारे में जाने रहिए, आपकी परीक्षा में यहां से पीवाईक्यू में सवाल आए हुए हैं। आगे देखते हैं, सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल उत्खननकर्ता और वर्तमान स्थिति। वर्तमान स्थिति क्या है, किस वर्ष में उसकी खोज की गई, उत्खननकर्ता कौन थे और प्रमुख स्थल कौन है, उसकी लिस्ट यहां पर दी गई है। और यहां से आपकी परीक्षा में डायरेक्ट सवाल आते हैं, डायरेक्ट आपकी परीक्षा में यहां से सवाल आए हुए हैं। ठीक है, सीधे सीधे सवाल पूछे गए हैं। और एलटी ग्रेड का आप पीवाईक्यू उठा के देख लीजिए, पिछली बार ही यहां से सवाल आया हुआ था। तो यहां पर देखा जाए, पहला स्थल है हड़प्पा। हड़प्पा की खोज से कौन कौन संबंधित थे, यहां पर देखा जाए दयाराम साहनी के संबंधित थे और माधव स्वरूप वत्स भी संबंधित थे। ठीक है, वर्तमान स्थिति कहां पर है, साहिवाल जनपद पाकिस्तान में अवस्थित है। जो दयाराम साहनी थे, इनके द्वारा उत्खनन करने का कार्य किया गया था 1921 में। जबकि जो माधव स्वरूप वत्स है, ठीक, माधव स्वरूप वत्स 26 जो 1926 और 27 के बीच में इनके द्वारा उत्खनन करने का कार्य किया गया था। अब यहां से सवाल कैसे बन सकता है, ठीक है, सवाल कैसे बन सकता है आइए मैं बताता हूं आपको। क्वेश्चन, अब यूपी पीसीएस जो 2025 का पेपर हुआ है, उसी के आधार पर मैं एक क्वेश्चन आपके सामने यहीं पर बना के दिखाता हूं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से एक सेकेंड से संबंधित थे। यहां उत्खनन समझ लीजिए, उत्खनन से संबंधित थे। पहला नाम यहां पर देखा जाए दयाराम
दयाराम साहनी। दूसरा नाम माधव स्वरूप वत्स। तीसरा नाम राखलदास बनर्जी। अब यहां पर ऑप्शन आपको दे देगा, सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए केवल एक, बी कह देगा एक व दो, सी कह देगा 2 व 3 और डी कह देगा केवल 3। ऐसे ही सवाल आपके परीक्षा में इस बार यूपीपीसीएस में पूछे गए हैं, सीधे सीधे पूछा गया। जैसे आप जो बुकर प्राइज वाला सवाल था, बुकर प्राइज वाला सवाल आपसे पूछा गया, ऐसे ही पूछा गया था कि बुकर प्राइज 2025 की विजेता रहे कौन, ठीक है, विजेता रहे, फिर नाम दे दिया, ठीक है, बानो मुश्ताक, दीपिका बस्ती और एक नाम अन्य दे दिया था और पूछा था उपयुक्त में से सही विकल्प का चयन करें। केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, 2 3, ऐसे ही ऑप्शन पूछ लिया था। तो यहां पर देखा जाए जो हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से या हड़प्पा स्थल के उत्खनन से, यहाँ पे स्थल रखिएगा, स्थल के उत्खनन से संबंधित थे। कौन संबंधित थे? तो यहाँ पर दयाराम साहनी का भी संबंध था और माधव स्वरूप वत्स का भी संबंध था। इन्होंने, हालांकि दयाराम साहनी ने पहले किया था और माधव स्वरूप वत्स का जो टाइम पीरियड था वो 26-27 का था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यही पैटर्न है इस बार यूपीपीसीएस का, जो एलटी ग्रेड परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि उनके लिए यही पैटर्न है। और जो आगे परीक्षाएं आपकी होंगी यूपीपीसीएस, जीआईसी इत्यादि, उन पे आपको इस पैटर्न पे तैयारी करनी होगी और उसके लिए जरूरी ये है कि आपको ये टेबल तैयार। ठीक है, चलिए मोहनजोदाड़ो के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखा जाए मोहनजोदाड़ो राखालदास बनर्जी के द्वारा उत्खनन करने का कार्य किया गया था। कब? 1922 में। ये कहाँ अवस्थित है? लरकाना जनपद, सिंध प्रांत, पाकिस्तान में अवस्थित है। चंद से संबंधित देखा जाए एनजी मजूमदार, ठीक, 1931 में खोज की गई, सिंध प्रांत पाकिस्तान में अवस्थित है। कालीबंगा से 2 लोग संबंधित है, कौन कौन? बीबी लाल और बीके थापर। ठीक है, यहां पर देखा जाए 1961 और 1969 में इसकी खोज की गई। हनुमानगढ़ राजस्थान में अवस्थित है। कोटदीजी के बारे में चर्चा करें, फजल अहमद, यहाँ पर फजल अहमद खान 1955 से 57 के बीच, खैरपुर सिंध प्रांत पाकिस्तान में अवस्थित है। रंगपुर के बारे में चर्चा कर लेते हैं, तो यहाँ पर माधव स्वरूप वत्स संबंधित है, 1934-35 में, सुरेंद्रनगर गुजरात में अवस्थित है रंगपुर। आगे चर्चा करें रोपड़ के बारे में, तो यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा खोज की गई 1953 से 55 के बीच में, रूपनगर पंजाब में अवस्थित है रोपड़। लोथल के बारे में चर्चा कर लेते हैं, एसआर राव, भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है रोपड़ और यहाँ पर लोथल, और यहाँ पर देखा जाए 1954-55 में इसकी खोज की गई थी, अहमदाबाद गुजरात में अवस्थित है। आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा खोज की गई, 1958 में इसकी खोज हुई थी, बेरठ उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। सुतका गेंडोर के बारे में चर्चा कर लेते हैं, तो ऑरेल स्टाइन और जॉर्ज डेल्स इससे संबंधित है। ठीक है, 1927 में ऑरेल स्टाइन के द्वारा खोज की गई और उत्खनन करने का कार्य किया गया था जॉर्ज डेल्स के द्वारा 1962 में। पाकिस्तान में मकराना समुद्र तट पर अवस्थित है। बनावली के बारे में चर्चा कर लेते हैं, तो आरएस बिष्ट यानी कि रविंद्र सिंह बिष्ट इससे संबंधित है, 1974 से 70 के बीच उत्खनन करने का कार्य यहाँ पर किया गया था। फतेहाबाद हरियाणा में अवस्थित है। धौलावीरा के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जगपति जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट इससे संबंधित है। ठीक है, जगपति जोशी के द्वारा यहाँ पर देखा जाए उत्खनन करने का कार्य 1967 से 1968 तक किया गया और रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा देखा जाए तो 1990 से 91 के बीच में यहाँ पर उत्खनन करने का कार्य किया गया था। और ये जो धौलावीरा कहाँ पर अवस्थित है? कच्छ गुजरात में अवस्थित है। आपके यूपीएससी 2021 में सवाल पूछा जा चुका है यहाँ से। ठीक है, चलिए कुछ स्मरणीय अभिलेख भी देख लेते हैं आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट। ये जो स्मरणीय अभिलेख है इनके बारे में चर्चा करें। यहां पर देखें जो अभिलेख प्रशस्ति है, ठीक है, अभिलेख प्रशस्ति एक तरफ दे रखा है, दूसरी तरफ संबंधित व्यक्तियों का नाम दे रखा है। चर्चा करते हैं। जो हाथी गुम्फा अभिलेख है ये कलिंगराज खारवेल का है। किसका है? कलिंगराज खारवेल का है। जूनागढ़ अभिलेख किसका है? रुद्रदामन का है। उसी प्रकार जो नासिक अभिलेख है ये किसका है? नासिक अभिलेख गौतमी बलसरी का है। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किससे है? समुद्रगुप्त से है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किससे है? समुद्रगुप्त से है। और मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है? ये मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। सवाल यहां से देखा जाए यूपीपीसीएस में डायरेक्ट आया हुआ है। ठीक, डायरेक्ट सवाल आपकी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है यहां से। ठीक है, चलिए वेदों के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। वेद, उपवेद, उनके पुरोहितों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद है। और इसके जो पुरोहित होते थे उनको क्या कहते थे? होता कहा जाता था। उसी प्रकार जो यजुर्वेद है, ठीक है, यजुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद था और इसके जो पुरोहित होते थे अधर्वयु होते थे। सामवेद गंधर्व वेद इसका उपवेद है।
और इसके जो पुरोहित को क्या कहा जाता था, उद्गाता कहा जाता था। अथर्ववेद का उपवेद क्या, शिल्प वेद अर्थशास्त्र स्थापत्य वेद इसका उपवेद है, और इसके जो पुरोहित होते थे उनको ब्रह्मा कहा जाता था। ठीक है, तो आज हमने अपने इस वीडियो में इतना पॉइंट देखा है, और कुछ लोग मुझे पता है बाद में कमेंट करेंगे कि सर इसका वीडियो जीएस का अलग लाइए, करंट अफेयर का अलग लाइए, तो इसके लिए भी हम आगे प्लान कर रहे हैं आज ये, क्योंकि लोगों के मैसेज आते हैं कि सर करंट के साथ कुछ जीएस का रिवाइज करवा दिया करें, एलटी ग्रेड का एग्जाम है। वीडियो तो हालांकि वीडियो इससे लंबा हो जाता है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि इसका वीडियो जो जीएस का वीडियो है वो अलग ही आए। आज पहला वीडियो था, तो इस वजह से आप लोग परेशान मत होइएगा कि कमेंट करना स्टार्ट कर दिए कि इसका वीडियो अलग कर दीजिए, ये अलग कर दीजिए, वो अलग कर दीजिए, करंट में करंट पढ़ाइए। अलग पढ़ाएंगे, लेकिन आज स्टार्टिंग था इसी वजह से इसी में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।